वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आंसर राइटिंग ही वो पिलर है जिसके माध्यम से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आंसर राइटिंग पर। टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं, एक हिंदी का 150 का, FA का आपका 150 का, प्लस 4 GS के 800 मार्क्स, प्लस जो ऑप्शन होते हैं 400 मार्क्स उनके, तो टोटल आपके जो 1500 मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी आंसर राइटिंग पर। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे। इंटरव्यू में थोड़ा सा कम स्कोर भी पाते हैं, एवरेज स्कोर पाते हैं, तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी सब कुछ डिपेंड करता है आंसर राइटिंग पर। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, जनरली मैंने नोट्स मेकिंग का वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो है डिस्कस कर दिया है। सोर्सेस कहाँ से यूज करने हैं सब कुछ मैंने अच्छे से उसमें बता दिया है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो अब आपको नोट्स मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए अल्टीमेटली आंसर राइटिंग जो है वो क्या होता है। आंसर राइटिंग, मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग होती है डिलीवरी ऑफ मॉडल आंसर। जो मॉडल आंसर्स आपने बनाए हैं, बस उन्हीं को अब क्या करना है, डिलीवर करने का समय आ गया है। ठीक है, अब आंसर राइटिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं आपका। पहली चीज़, उसके बेनिफिट देख लेते हैं। आंसर राइटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, अच्छे से क्वेश्चन को जो है मैनेज कर पाएंगे उतने कम समय में। ठीक है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना भी आप जान जाते हैं जिनके बारे में जनरली आपको कुछ पता नहीं होता। सपोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, बट आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा, अगर आपको 1 मार्क्स भी मिल जाए तो बहुत होता है, क्योंकि लड़ाई FDM पोस्ट के लिए 20 मार्क्स के अंदर ही सारी पोस्टें खत्म हो जाती हैं FDM की। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना आप जान जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप जो है सारे प्रश्नों को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना जान जाते हैं। ठीक है, जो आपने फैक्ट बनाए हैं, जनरली फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस फैक्ट और डाटा को जो आपने अलग अलग जगह से कलेक्ट करके रखा होगा, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग वो अच्छे से आप सीख जाते हैं। कहाँ कहाँ डाटा आपको जो यूज करना है वो भी आप अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपने प्रैक्टिस किया, आपने जो है टेस्ट लगाए, ठीक है, मेंस के, आपको कुछ नहीं पता था, ठीक है, कोई डाटा आपका आ गया, आपने वहाँ से कुछ सीखा, तो आप उसको मॉडल आंसर में भी आप यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब वैल्यू एडिशन का कार्य कहीं ना कहीं आपका जो है आंसर राइटिंग करती है। करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स अगर छूट रहे हैं, लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप सीख जाते हैं आंसर राइटिंग से। कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो करंट अफेयर को कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पर उसको डालना है आंसर में, वो भी आप सीख जाते हैं। ठीक है, जो आपकी गलतियाँ होती हैं उसको आप पहचानते हैं और एक बेहतर से बेहतर उत्तर लिखने का आप जो है प्रयास करते हैं। ठीक है, अननोन फैक्ट्स, जो आपको सपोज कोई फैक्ट ऐसा मिल गया, ठीक है, आपने जब जो है आंसर राइटिंग करी, जब आपने उसका उत्तर देखा तो आपको लगा कि ये फैक्ट तो इंपॉर्टेंट था, मुझसे छूट गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल आंसर में उस फैक्ट को भी फिर से डाल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्ड लिमिट में पकड़। जनरली क्या होता है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, 125 शब्द में लिखना होता है, आप लिख गए 150 शब्द, उस चक्कर में दूसरा प्रश्न आपका जो है छूट जाता है, या तो आप कम लिखते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान होता है। ठीक है, अगर आपका 200 शब्दों में है 12 नंबर का, ठीक है, वो भी आपने 220 कर दिया, तो एक वर्ड लिमिट पे पकड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी में ज़्यादा लिख दिया तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, किसी में कम लिखा तो आपको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स सेम है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को इक्वली ट्रीट करना होगा और अच्छे तरीके से आपको देना होगा। ये आपके कुछ बेनिफिट हो गए। ठीक है, साथ ही जल्दी आप सीख जाते हैं, अच्छे तरीके से लिखना आप सीख जाते हैं। ठीक है, अपने उत्तर को जो है, जो आपने मन में बना रखा है कि अगर प्रश्न ऐसे आएगा, तो आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर माइंड में जनरली, कि मैं इसी फॉर्मेट में उत्तर लिखूंगा। तो जनरली क्या होता है कि दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट मैं डिलीवर करूंगा। बट जनरली क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो
जनरली आप स्ट्रक्चर की जो है डिलीवरी कर पाते हैं आसानी से अपने उत्तर में, उसको सही से डाल पाते हैं, अपने पूरे स्ट्रक्चर को यूज कर पाते हैं। ये आपको फ़ायदा होता है अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। पता चला दिमाग में चीज़ें हैं बट पेन कॉपी में कभी प्रैक्टिस नहीं करी तो डेफिनेटली उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। डाटा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उत्तर में कैसे उसको यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उससे आपको जनरली फ़ायदा होता है। डायग्राम जो है अच्छे से यूज कर सकते हैं आप, उसको फ़ायदा आपको होगा। डायग्राम कहाँ पे लगाना है, ठीक है, किस प्रश्नों के प्रकार में आपको डायग्राम यूज करना है। डायग्राम जनरली 4 से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप इजीली उनको जो है कर लेते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना आप सीख जाते हैं। किसी भी जो है आपको जो है पेपर को हल्के में नहीं लेना होता। ठीक है, अगर आप पेपर को हल्के में लेंगे तो जनरली क्या होगा कि आपको जो है कहीं न कहीं जो है उसका नुकसान होगा, आप अच्छा मार्क्स गेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप हर सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा सब में अगर इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। इसलिए ये चीज़ आप सीख जाते हैं कि मुझे हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना। ये आपको आंसर राइटिंग से ही पता चलता है कि ये चीज़ मेरी कमज़ोर है, इस पर भी थोड़ा सा मैं ध्यान दे लेता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें फ़ायदा होती हैं आपको। ठीक है, हाँ, थोड़ा एस्से पे भी जनरली आप फोकस हो जाते हैं। एस्से जनरली कोई लिखता नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करता है। बट सोचिए अगर आप एस्से एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर आप थोड़ी सी कम हार्डवर्क भी करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बेटर मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो एस्से की प्रैक्टिस हो जाती है इसी बहाने आपकी। ठीक है, और डायग्राम मैंने बता ही दिया कैसे यूज करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी नॉलेज को, जो आपके पास ज्ञान है उसको कैसे प्रेजेंट करें। वो सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई सिखाता है तो आपको आंसर राइटिंग ही सिखाती है। ठीक है, और इसके बाद कंक्लूजन कैसे देना है, ठीक है, इंट्रो कैसे लिखना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप और बेहतर करते जाते हैं। आपको उतना तो पता होता है बट धीरे धीरे आंसर राइटिंग की वो चीज़ बेहतर होती जाती है। ये सब तो फ़ायदे हैं आंसर राइटिंग के, ठीक है, जो मैंने बताया। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताता हूँ। मैंने सारे फ़ायदे आपको गिनवा दिए, ये सब चीज़ें हैं। सोचिए इतना बेनिफिट आपको आंसर राइटिंग से होता है, लेकिन इसी चीज़ में लोग आलस कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर राइटिंग का जो आज की डेट में है, अगर आप 2023 के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपके पास समय है तो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, वीकली बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मंथली बेसिस पर भी आंसर राइटिंग होती है और एक फाइनली टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, अंतर समझते हैं कि डेली बेसिस में क्या होता है। पहले जैसे जो डेली बेसिस की आंसर राइटिंग होती है तो जनरली क्या होता है कि आपको जो है एक क्वेश्चन दे दिया जाता है करंट अफेयर के आधार पर। ठीक है, बेसिक से लिंक करके जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, साइट्स हैं, वो आपको एक क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं करंट अफेयर से लिंक करके, उसका बेसिक के साथ जोड़ के। ठीक है, फिर क्या करते हैं वो बता भी देते हैं कि कैसे आपको आंसर अप्रोच करना है, फिर उसके बाद वो कंटेंट दे देते हैं सारा। ठीक है, ये आपके पास रहता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें या तो आप ये करें टॉपिक वहाँ सिर्फ चूज करें, अगर आपकी पहले से तैयारी है तो आप उसमें अपना खुद का आंसर लिखें। जो छात्र करते हैं जनरली, जिनका तैयार होता है वो अपना खुद का आंसर लिखते हैं और उसके मॉडल आंसर से फैक्ट से चीज़ों को मैच करते हैं। अगर लगता है कि मेरा जो मॉडल आंसर उन्होंने लिखा है अगर वो थोड़ा सा कम बेहतर है तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर एक फाइनल मॉडल आंसर क्रिएट कर देते हैं और आगे चलकर उसको जो है वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर फिर से रिवाइज करते रहते हैं। एक तरीका तो ये होता है, एक छात्र क्या करता है कि वो उसको अच्छे से पढ़ लेगा, क्वेश्चन को उनके अप्रोच को पढ़ लेगा और वो मॉडल आंसर को पढ़ लेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, अच्छे से अपना एक मॉडल आंसर बना लेगा और उसको बाद में जो है नेक्स्ट डे जो है उसको अच्छे से रिवाइज करके वो उसको जो है लिखेगा। तो यही 2 तरीके होते हैं डेली बेसिस पर। वीकली में क्या होता है, वीकली में जनरली आप डेली बेसिस पर जो भी आंसर राइटिंग है उसके मॉडल आंसर बनाते चल रहे हैं और वीकली बेसिस पर समय देकर जो है जिस टाइम बाउंड में एग्जाम में प्रैक्टिस करनी होती है उतना समय देकर आप जो है लिखते हैं। इसके बाद आता है मंथली। मंथली में भी यही होता है, मेनली रिवीजन ही होता है। मॉडल आंसर आपके तैयार होते हैं, आप टॉपिक चूज करते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। और टेस्ट सीरीज में क्या होता है, फाइनली डिलीवरी होती है। टेस्ट सीरीज का मतलब है अगर आप किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं मेंस की, तो उसमें मतलब है कि आपको सारी चीज़ें याद हैं, रिवाइज करके बस जाके मुझे अपने पूरे फॉर्मेट की, पूरे स्ट्रक्चर की क्या करनी है, डिलीवरी करनी है। सीधी सी बात है। अगर डिलीवरी में कोई कमी रह जाती है तो वो कॉपी चेक करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे, उस कमियों को मुझे इंप्रूव करना है और अपने मॉडल आंसर में इसको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, यानी इसको ऐड करना है, वैल्यूएशन करना है। ये आपका प्रोसेस होता है टेस्ट सीरीज का। तो यही होती है आंसर राइटिंग की पूरी फॉर्मेट। ठीक है, जो तरीका होता है जनरली जिस आधार पर आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट कई छात्रों का अपना अपना होता है। अगर बेसिक तौर पर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो या तो आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखिए या पैराग्राफ में, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब पॉइंट फॉर्म में जनरली आजकल जो ट्रेंड बन गया है, टॉपर्स जनरली पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, अगर आपको नॉलेज ज़्यादा है उस क्वेश्चन के बारे में तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पॉइंट फॉर्म में लिखें।
ठीक है। उससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में, और उसको जो चीज़ें हैं वो आपकी मिल जाती हैं, ठीक है। और टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा है आप उसको लिखने में आपको सहजता होती है, आसानी होती है। बट जब पैराग्राफ में कब लिखें आप, सपोज आपको टॉपिक के बारे में कम जानकारी है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ताकि आपको 1 या 1.5 नंबर जरूर मिल जाए, जीरो ना मिले एटलीस्ट, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में फॉर्मेट की। जनरली जो सबको पता होता है फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट आपको पता है, इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो है, बॉडी है, सजेशन है और कंक्लूजन है। ये फॉर्मेट जनरली आपको सब बता देते हैं, फिर पता होता है। इंट्रो में जनरली हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप अपने इंट्रो में परिभाषा या फैक्ट से जो है शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परिभाषा कहाँ से मिलेगी, टॉपिक जितने भी दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर उनका एटलीस्ट जो टॉपिक लगता है हाँ इसकी डिफिनीशन बन सकती है, एटलीस्ट उनकी डिफिनीशन बना लें, ठीक है। एटलीस्ट 30 से 40 शब्दों में डिफिनीशन बना लें जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया है। जनरली वैसे मैं जीएस वाइज आपका जो है डिस्कस करने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा किसके किसके आपको डिफिनीशन बनाने हैं। अब देखिए बाकी फैक्ट जो होता है, फैक्ट जनरली आप फैक्ट किस तरीके से कोड करेंगे, परसेंटेज वाले फैक्ट ज़्यादा आप कोड करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का है लाइक WHO, WTO, ठीक है, यूनिसेफ, IMF, या एशिया के अंदर ADB है, ठीक है, इस तरह के कुछ अगर डाटा आपको मिलते हैं, नेशनल में नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट आई है, रिफंड आई है, ठीक है, इसके अलावा सेकंड ARC की रिपोर्ट है, या फिर इंडिया @75, इस तरह की चीज़ें जो जनरली आप फैक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या कोई कमेटी रिफंड में चर्चा में है, उसने कुछ रिकमेंड किया है तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, या सपोज पॉलिटी के अंदर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये तो इंट्रो की बात हुई। बॉडी के अंदर देखिए कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखें, क्वेश्चन को जितना ब्रेक करेंगे उतना फ़ायदा होगा, और जो पूछा वही लिखने का प्रयास करें। सपोज बॉडी में कुछ सब टाइटल हैं, पहले बारे में कुछ एडवांटेज पूछा है, ठीक है, दूसरे में डिसएडवांटेज पूछा है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं सब टाइटल क्या रख सकते हैं, ठीक है। सजेशन जरूर रखें, कुछ ना कुछ अपना एक रखें, लाइट वे में रखें, ज़्यादा हार्ड सजेशन आपको यूज नहीं करना है। ऑलरेडी मैं नोट्स में बता चुका हूँ, आपको सजेशन हल्का रखना होता है, ऐसा लगना चाहिए कि भविष्य में जनरली वो आपके किसी भी चीज़ के लिए हेल्पफुल हो सकता है, कुछ ऐसा सजेशन होना चाहिए। कंक्लूजन जनरली क्या होता है, कंक्लूजन लिखने में ज़्यादा गलती होती है, और अगर आपको अच्छा कंक्लूजन लिखना है तो जनरली मैं जब योजना पे वीडियो बनाऊंगा तो योजना जो है बेस्ट सोर्स है, योजना के कंक्लूजन बहुत बेस्ट होते हैं। अगर आपने 4-5 आर्टिकल पढ़ लिए उससे ही आप जान जाएंगे कि आपको कंक्लूजन कैसे जो है पूरे आंसर को कंक्लूड करना है, ठीक है। कंक्लूजन जनरली क्या होता है, इसी ऊपर का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जो चीज़ें आपने बताई बस उसी को समाहित करना है लास्ट में, ठीक है, कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ें प्रोग्रेस आपकी रही है, सिंपल से फंडा, ठीक है। फॉर्मेट में देखिए कई टाइप है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप बॉक्स बनाकर इस कोई भी चीज़ ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। स्टार बनाकर अगर सपोज इसी फॉर पेपर लिख रहे हैं, कुछ वैल्यूज पूछ लिया तो स्टार बनाकर दिखा सकते हैं। दोनों के बीच में अगर आपको जो है अंतर बताना हो तो इस तरह के सरणी बनाकर आप बता सकते हैं, ठीक है। इवन क्या है, अगर टाइप बताना है तो टाइप में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट ये भी होता है, सपोज कुछ ऐसे है आपके उसके 3 सब टाइटल हैं, कुछ तीनों बारे में बताना है, ठीक है, फिर उसके अंदर भी अगर आप कुछ बताना है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बता सकते हैं। तो ये 4-5 तरीके के फॉर्मेट होते हैं जनरली, ठीक है, टोपोलॉजी जो होती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आई होप मैंने आंसर राइटिंग से संबंधित सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता ही दी हैं, ठीक है। डायग्राम भी सारे बता दिए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाहें तो थोड़ा ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं, यूँ यूँ करके ऐसे, थोड़ा ये भी देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो कई सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, जनरली यही 5 तरीके होते हैं। अगर और कोई अच्छा आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके जो है उसको बताइए कमेंट में कि हाँ ये स्ट्रक्चर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है की टू सक्सेस आंसर राइटिंग। अगर आपको सफलता पानी है तो आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।